आज लकी जब उसे ऑफिस में लेकर गया तो वहाँ का माहौल बिल्कुल अलग ही था। सब देखकर बड़ी आश्चर्य और हैरानी में थे। कल तक तो सुहानी साहब की कंपनी में काम करने वाली कुलीग थी और आज अचानक से उसके हाथों में भरी सुहाग की चूड़ियाँ और मांग में भरे सिंदूर से सभी आश्चर्य में पड़ गए थे। कल तक तो पूरे ऑफिस में चहकती फिरती थी और लकी से तो उसकी जान जाती थी। लकी का नाम उसने खड़ूस रखा हुआ था क्योंकि उसकी मंगनी तो सुहानी के बहन पाखी से हुई थी। फिर अचानक सुहानी से शादी पर सभी हैरान थे और सुहानी भी अपने रौब में एक अलग ही दबदबा लेकर ऑफिस में आई थी, जिसे सुहानी का बॉयफ्रेंड देख घबराया था। कल तक तो वह हमेशा उसी के साथ नजर आती थी। आज अचानक से उस खड़ूस लकी के साथ शादी करके और यहाँ ऑफिस में आने का मतलब किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वहाँ पर सब हैरान थे, लेकिन सुहानी के चेहरे पर ऐसा कोई भी असर देखने को नहीं मिला था जिससे लगे कि सुहानी की शादी लकी से ज़बरदस्ती हुई है। वह तो बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रही थी। आज से 2 हफ्ते पहले जब लकी बारात लेकर पाखी के दरवाजे पर गया था, हम आपसे शादी नहीं कर सकते, प्लीज़ ये शादी रोक दीजिए। पाखी ने कांपते हुए शब्दों में सामने खड़े लकी को देखते आंखें बंद किए एक ही सांस में कहा, जिसके माथे के बल पाखी की बात सुनते गहरे हुए थे। क्या हुआ तुम्हें? जरा दोबारा कहो। उसका शब्द खतरनाक हद से भी ज़्यादा गंभीर हुआ था। हम ये शादी नहीं कर सकते। वह निगाह झुकाकर बड़ी मुश्किल से बोल पाई थी। दिमाग ठीक है तुम्हारा? सारे मेहमान हमारे शादी के लिए जमा हुए हैं और तुम कह रही हो कि तुम ये शादी नहीं कर सकती, और तुम्हें किसने ये अधिकार दिया मना करने का? वह भी तुम लकी को मना कर रही हो? लकी ने 2 कदमों का फासला तय करते पाखी के करीब आते गुस्से भरे शब्दों में पूछा, मेरी शादी तुमसे ही होगी और इसी वक्त होगी। ये मेरे पापा का फैसला है जो हर हाल में मैं पूरा करके ही रहूँगा। लकी ने गुस्से से कहते उसकी चूड़ियों से भरी कलाई को दबोचा। कुछ कांच की चूड़ियाँ उसकी कलाई में लग गई थी, जिसे छोटी छोटी खून की बूंदें निकलने लगी थी। हम आपसे शादी बिल्कुल नहीं कर सकते, प्लीज़ हमारी बात को समझने की कोशिश करो, पाखी ने तकलीफ भरे शब्दों में कहा। क्यों नहीं कर सकती, जवाब दो। लकी ने उसकी कलाई पर और ज़्यादा अपनी पकड़ को मजबूत करते ठंडे शब्दों से पूछा, हमारी शादी हो चुकी है। हिंदू धर्म के हिसाब से हम दूसरी शादी नहीं कर सकते। हम इतना बड़ा पाप नहीं कर सकते। बेबसी से चीखते हुए अपनी कलाई को लकी से छुड़वाने के लिए कहा और उसकी बात सुनते जहाँ लकी के चेहरे पर आश्चर्य की एक बड़ी लहर दौड़ गई थी। ऐसा लगा जैसे आसपास धमाके हुए हों। वहीं दरवाजे से अंदर आते वीर साहब को लगा किसी ने गर्म पिघलता हुआ शीशा उनके कानों में डाल दिया हो। वह जल्दी कमरे में दाखिल हुए जहां लकी बुत बना खड़ा था और पीछे खड़ी पाखी आंसू बहा रही थी। पापा, पाखी ने चेहरा उठाया अपने पिता को देखते हुए बड़ी आश्चर्य से उनकी तरफ देखा। वीर साहब बिना कुछ कहे अपने कदम पाखी की तरफ बढ़ाए। अपने पिता को सामने देखकर पाखी को लगा किसी ने उसके पैरों तले से जमीन निकाल ली हो। क्या जो अभी तुमने कुछ देर पहले कहा था वो सच है? वीर साहब ने ठंडे शब्दों में पूछा। आज तक उसने अपने पिता को इस तरह गुस्से में नहीं देखा था। पापा, आपको अपने बाप को बताना चाहिए था, लेकिन पाखी ने सफाई देनी चाहिए। जब वीर साहब का हाथ उठा अपनी लाडली बेटी के चेहरे पर निशान छोड़ गया, जबकि वीर साहब के चेहरे पर बेबसी के असर थे। ये सब इतना अचानक हुआ कि वीर साहब को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब सामने खड़े आदमी को क्या जवाब देते जो अभी भी बुत बना ही खड़ा था। कौन है वह आदमी जिसके साथ मिलकर मेरी इज्जत की अर्थी निकाली गई है? वीर साहब ने बेटी को कंधों से पकड़े हिला डाला और वो बस रोए जा रही थी। क्या बताती कि सिवाय नाम के उसके पास अपने पति का और कोई निशानी नहीं था। पाखी, कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। उससे अच्छा होता कि तुम अपने पिता का गला घोट कर मार देती। इस तरह जग हंसाई तो न हंसनी पड़ती। तुम्हें जान से मार दूं। वह गुस्से की हालत में अपनी अलमारी की तरफ बढ़े थे और वहां से गन निकालकर पाखी का चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ा था। उससे पहले कि वे गोली चलाते, लकी ने उन्हें रोक दिया। अंकल जी, प्लीज़ स्टॉप। कुछ भी ऐसा मत करो कि आपका हाथ कानून के नीचे आए। वह पहली बार समझदारी का काम कर रहा था, वरना जिस तरह वह गुस्सैला था उसके पिता उसे इस वक्त देख लेते तो हैरान होकर रह जाते। लकी, इस लड़की ने मुझे किसी से नज़रें मिलाने के लायक नहीं छोड़ा। मैं कैसे अपने यार को उनके आंखों में आंसू भर आए। लकी के पिता गौतम और वीर दोनों गहरे दोस्त थे और आज दोस्ती रिश्तेदारी में बदल रही थी, पर उनकी बेटी ने सब बर्बाद कर दिया था। कुछ पल तो वह सोच के दरवाजे खटखटाते रहे।
अचानक से दरवाजे की खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी तो वे तीनों एकदम से चौंके। आज मेरी इज्जत का तमाशा बन रहा है। मेरी अपनी ही औलाद की वजह से वह अपने होंठ से बड़बड़ाते हुए लकी ने दरवाज़ा खोल दिया तो सामने वीर साहब की छोटी बेटी सुहानी खड़ी थी, जिसके चेहरे पर बहुत ज़्यादा ही फिक्र दिखाई दे रही थी। मेरे पापा, वह धीरे से पूछती अंदर आ गई और फिर अंदर का मंजर देखकर वह कांप कर रह गई। बाप का सर झुका देखते उसने भीगी आंखों से बहन की तरफ सवालिया नज़रों से देखा तो पाखी का सर फिर से झुक गया था। तभी लकी के पिता भी वहां आ गए थे। उन पर भी यह हकीकत खुल चुकी थी। उन्हें भी पाखी के इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था और दर्द भी हुआ था। लेकिन हिंदू धर्म के हिसाब से शादी के बाद दूसरी शादी नहीं हो सकती थी और बाहर बैठे मेहमानों को वह क्या जवाब देते। इस वक्त वो बुरी तरह से फंसे थे। बहुत मान और इज्जत से वे इतने सारे रिश्तों को ठुकराकर और सब लड़कियों को छोड़कर दोस्त की बेटी को अपनी बहू बनाने के लिए जा रहे थे, लेकिन अब सब बर्बाद होता दिखाई दे रहा था। मेरा जी चाहता अपने हाथों से इसका गला घोंट कर मार दूं या खुद को ख़त्म कर डालूं। वीर साहब की आवाज़ सुनाई दी तो सुहानी ने एक हिचकी ली थी। तभी गौतम साहब की निगाह उस लड़की पर जा ठहरी। अगर बड़ी बेटी ने शादी कर लिया है तो क्या हुआ, छोटी बेटी से लकी की शादी नहीं हो सकती क्या? और अभी उनका कोई भी रिश्तेदार ये नहीं जानता था वीर साहब की कौन सी बेटी से लकी की शादी हो रही है। गौतम साहब ने बहुत आगे की सोचते हुए वीर साहब से उनकी छोटी बेटी सुहानी को मांग लिया। वहाँ खड़े खड़े ये सब तय हो रहा था। सुहानी और पाखी तो बुत बनी खड़ी थी, जबकि लकी को एक पल को सांप सूंघ गया था। ये एक नया रिश्ता बन रहा था। बड़ी बहन ने छुपाकर शादी कर ली तो अब छोटी से शादी कर लूं। लकी ने आगे बढ़कर पिता को मना करना चाहा, लेकिन पिता के चेहरे की खुशी देखकर वह अपने होंठ भींच गया। सुहानी भी इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहती थी, लेकिन पिता के सख्त घूरने पर वह डर कर एकदम चुप हो गई। फिर कुछ ही घंटों में वह अब बेटी से किसी की पत्नी बन गई थी। उस वक्त सिवाय आंसू बहाने के कुछ भी नहीं कर सकती थी। उसकी दुनिया तो बसने से पहले ही उजड़ गई थी। वह लड़की पिता की इज्जत की खातिर खुद भी कुर्बान हो गई थी, अपनी मोहब्बत को भी कुर्बान कर दिया था। बस सबकी प्रार्थनाओं में वे विदा होकर लकी के साथ जा चुकी थी, जबकि पाखी के खाते में आज एक और पाप लिख दिया गया था। बहन का दिल तोड़ने का पाप। जिसने अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दे दी थी, उसकी जगह दुल्हन बनकर पिता की इज्जत का मान सम्मान रखा था। वरना आज अगर वह भी मना कर देती तो और कुछ होता न होता, वह अपने पिता को जरूर खो देती। गौतम हाउस में सुहानी का स्वागत बहुत ही शानदार तरीके से किया गया था। गौतम साहब को अपनी बहू अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारी हो गई थी, जिसने अपने पिता के साथ साथ उनकी इज्जत का भी मान सम्मान रखा था। आज अगर वह शादी से मना कर देती तो उनकी बनी बनाई इज्जत बिल्कुल खाक में मिल जाती। उनका एक नाम था, एक पहचान था, सब कुछ बर्बाद हो जाता। और इस बर्बादी से बचाने वाली हस्ती सुहानी थी, जिसकी वे सारी जिंदगी एहसानमंद रहने वाले थे। इतने बड़े बंगले में उन दो बाप बेटों के अलावा नौकर ही रहा करते थे। लकी की माँ की डेथ हो चुकी थी। उनके गांव की एक विधवा औरत जिसने लकी को बचपन से पाला था, माँ के मरने के बाद माँ की ममता उसी ने लकी पर लुटाई थी। निहारिका, वह उनके साथ ही रहा करती थी। लकी का और गौतम का हद से ज़्यादा ख्याल रखती थी। वही थी जो ये शादी अटेंड करने आई हुई थी। उसे सीधा लकी के रूम में ही पहुँचा दिया गया था। सुहानी का भी इस वक्त गुस्सा और दुख से बुरा हाल था। इसका बस नहीं चल रहा था सब कुछ बर्बाद कर दे। वह भी तो बर्बाद हुई थी। अपनी मोहब्बत को खोकर दिल में दर्द की एक टीस उठ रही थी। अपने आसपास फूलों की सेज देखती उसका दिमाग जैसे बिल्कुल सुन्न हो गई थी। सेज खींचकर उतार कर बर्बाद करने लगी। उसके अंदर एक आग सी उठने लगी थी, जो हाथ में आता गया उठा उठा कर फेंकती चली गई और अब आने वाले वक्त से बेखबर जमीन पर गिरते ही अपनी मोहब्बत की बर्बादी का मातम मना रही थी। वह जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ तो उसके कदमों में ही सुहानी का दुपट्टा गिरा हुआ था। कमरे की कुछ चीज़ें टूटी फूटी और बिखरी पड़ी थी। सेज को भी नोच कर फेंक दिया गया था। सुहानी बेड के साथ टेक लगाए बैठी थी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर उसने गर्दन मोड़कर सामने की तरफ देखा और लकी को देखते ही अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। ये मेरे कमरे की हालत क्या बना रखी है तुमने, और इतनी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? लकी ने ठंडे नज़रों से सुहानी को घूरते हुए पूछा, जो बिना दुपट्टे के उसके सामने खड़ी थी। इस वक्त वह अपने होश हवास में नहीं लग रही थी। मेरी ज़िंदगी खराब कर दी, मेरे सारे सपने चकनाचूर हो गए हैं और आपको अपने कमरे की पड़ी है। सुहानी ने भीगी आंखों से लकी के आसपास आते अपने दोनों हाथों से उसके सीने पर हाथ रखते पीछे को धक्का देते खींचते हुए कहा। लकी ने जबड़े भींचे, उसे पीछे किया।
अपने गुस्से को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया था। अपनी हद में रहो लड़की, वह गुस्से से बोला। कैसी हद? कोई हद बाकी नहीं रह गई। जब आपको मालूम था कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ, तो क्यों आपने मुझसे शादी की? क्यों हाँ भरी मुझसे शादी करने के लिए? क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? सुहानी पूरी जान लगाकर चिल्लाई और रोई थी। कितने सपने सजाए थे उसने लक्ष्य के साथ अपनी ज़िंदगी बिताने की, लेकिन यहाँ तो लकी की वजह से सब उल्टा ही हो गया था। सुहानी की बात सुनते लकी, जो पहले ही गुस्से में भरा पड़ा था, उसने खूनखार नज़रों से सुहानी की तरफ देखा और उसके करीब आते एक जोरदार थप्पड़ उसके नाजुक गाल पर दे मारा। अभी वह उस थप्पड़ से ही ना संभली थी कि लकी ने उसे बालों से दबोचते उसके चेहरे के करीब अपना चेहरा लाया। सुहानी के चेहरे पर आश्चर्य के साथ तकलीफ के असर भी दिखाई दिए। आज ही मेरी तुम्हारे साथ शादी हुई है और तुम अपने पति के सामने अपने आशिक की बात कर रही हो। इतनी बेशरम लड़की हो चुकी हो। पहले तुम्हारी बहन और अब तुम दोनों एक जैसी बदतमीज बेशरम हो, लकी ने दहाड़ते हुए कहा। थप्पड़ की तकलीफ से ज्यादा वह लकी की दहाड़ से कांप गई थी। अपने पैरों पर खड़े रहना अब उसे मुश्किल लग रहा था। सबके सामने मेरा तमाशा बनाया गया। तुम्हारी बहन ने मुझे धोखा दिया। उसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी मुझे सबके सामने जलील करने की। फिर मेरी शादी तुमसे करवा दी और तुम मेरे सामने अपने आशिक की बात कर रही हो। मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो। तुमसे ना तो मुझे मोहब्बत है और ना ही तुम्हारे बिना मैं मरा जा रहा हूँ, लेकिन अब तुम मेरी धर्मपत्नी हो, इसलिए आज के बाद अगर तुमने अपनी जुबान से किसी भी अनजान मर्द का नाम लिया तो तुम्हारी खाल उतार दूंगा। लकी ने कहर बरसती नज़रों से सुहानी को देखते कहा, जो बुत बनी आंखें फैलाए खड़ी लकी को ही देख रही थी। मेरे परमिशन के बिना तुम इस कमरे से एक कदम भी बाहर निकालोगी, या अगर तुम मुझे इस कमरे से बाहर नजर आई तो तुम मुझे खुद जानवर बनने पर मजबूर करोगी। वह अपनी कहते हुए बाथरूम की तरफ बढ़ गया था कि फिर से रुका। मेरे बाहर निकलने तक ये कमरा मुझे बिल्कुल साफ चाहिए। मुझे बिखरा हुआ और गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं। वह उंगली उठाता वार्निंग करते बाथरूम में बंद हुआ था, जबकि सुहानी तो उसके मारे गए थप्पड़ और उसके शब्दों के बीच में ही उलझ कर रह गई थी। कहाँ इतना गुस्सा, कहाँ उसकी बर्बादी। लकी के एक थप्पड़ ने उसे सब कुछ भुला दिया था। शीशे के सामने खड़े होते उसने अपने सफ़ेद गाल पर लाल निशान देखे। आंखों में मोटे मोटे आंसू भर लाई थी। उसकी हिचकियाँ भी बंद रही थी, लेकिन ना ही कोई सुनने वाला था और ना ही कोई उसे सहारा देने वाला था। वह अपने आंसू खुद ही रगड़ती, अपना गाल साफ किया और वहाँ से पलटी थी। उसने लक्ष्य के साथ अपनी ज़िंदगी बिताने के सपने सजाए थे। लक्ष्य जो बहुत अमीर तो नहीं था, उसके ऑफिस में उसके साथ ही काम करता था। उसके सॉफ्ट नेचर और केयरिंग अंदाज सुहानी को बहुत ही अच्छे लगते थे और फिर लकी भी उसे बहुत पसंद करता था। ऑफिस में सबको पता था और ये ऑफिस किसकी थी, वह भी तो लकी का ही था। लकी तो सब जानता था, उससे कुछ भी बात छुपी नहीं थी। उसके बावजूद सुहानी से शादी हो गई थी। इस बात का दुख सुहानी को सबसे ज़्यादा था, पर अब उसे ये सब स्वीकार करना था। यह आदमी जितना गुस्सैला दिखाई देता था, हकीकत में उससे भी ज़्यादा था। वह रोते हुए सब कुछ समेट रही थी। कुछ ही देर में सब कुछ अपनी जगह पर रखते वह सेज के तरफ देख रही थी। ताज़ा गुलाब के फूलों को जमीन पर गिरा हुआ देखकर वह ठंडी आँख भर गई। सारे फूल उठाती वह बिस्तर पर रखने लगी। दिल में लकी के लिए सिर्फ नफरत का जज्बा उमड़ रहा था, और वह भी बहुत ज़्यादा। जब बाथरूम का दरवाज़ा खुला तो वो पूरी मर्दाना जिस्म के साथ सामने था, जबकि वह नाजुक सी सुहानी बेड के दूसरी तरफ खड़ी उसे देखती रह गई। उसे नज़रअंदाज करता वह ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया और अपने बाल ड्रायर करने लगा, जैसे कमरे में वह अकेला हो। वह सारे फूल उठाकर बिस्तर पर रख रही थी और अब पीछे हटी थी कि लकी बेड के पास आते ही वह सारे फूल हाथ से मारते जमीन पर गिरा चुका था। सुहानी उछलकर एकदम पीछे हटी थी। वह लकी के गुस्से से बहुत बुरी तरह से डरी हुई थी। जिंदगी में कभी थप्पड़ नहीं खाया था, लेकिन शादी की पहली रात पति से थप्पड़ खाने वाली कोई और नहीं, सुहानी थी। अगले पल वह बाकी के सारे फूल उतारकर जमीन पर फेंक गया था। ये सब कुछ समेटो और इसे ड्रेसिंग रूम में ले जाकर डस्टबिन में फेंक दो, उसको गुस्से भरी अंदाज में ऑर्डर देता बिस्तर पर तकिया सीधा करते टेक लगाकर बैठता मोबाइल उठा गया था। इतना ज़्यादा बिखराव अब एक बार फिर से उठाती सुहानी की तो जान निकलने लगी थी। उसे ये दुनिया का मुश्किल वाला काम लग रहा था। आंखों में फिर से आंसू भरने लगी। यहाँ खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? जो कहा है जल्दी करो। उसने फिर से गुस्सा किया तो उस पर सुहानी बुरी तरह से सहम कर रह गई और अपने लहंगे को संभालती एक बार फिर सब कुछ समेटने लगी। वह ढेर सारे फूल उठाकर ड्रेसिंग रूम की तरफ चली गई।
वह अपने ही लहंगे में उलझकर एकदम पीछे को गिरी। सारे फूल ऊपर को ही गिर गए। हथेलियों को नीचे रखकर उन फूलों को देखते एकदम सामने उसे खूंखार बिल्ले को देखने लगी। हाँ, उसे खूंखार बिल्ला ही कहा करती थी और उसके दिए नाम से पूरा ऑफिस कांपता था। उसके गिरने पर बेकाबू मोबाइल पर स्क्रॉल करते उसके हाथ रुके थे और नज़र भटककर उसके चेहरे पर जा ठहरी थी, जो खूबसूरती में बिल्कुल दूसरों को पीछा छोड़ती थी। लेकिन सामने लकी था। फिलहाल इस तरह की खूबसूरती अट्रैक्ट नहीं करती थी। उसके लिए इंसान के अंदर की खूबसूरती होनी चाहिए थी और आज के हालत में साबित हो गया था कि वे दोनों बहनें ही अंदर की खूबसूरती से कोसों दूर थी। अगर तुम्हारी नींद पूरी हो गई हो तो उठ जाओ, वह माथे पर बल डाले बोला। तो वह झट से होश में आई और फिर से फूलों को समेटने लगी। जल्लाद, खूंखार, उसका पता नहीं क्या क्या नाम अपने मुंह में बड़बड़ा रही थी, जिन्हें लकी सुनने से तो रहा, लेकिन उसके बड़बड़ाहट, उसके होंठों की कपकपाहट उसकी निगाहों में थी। वो ड्रेसिंग रूम में जाते अब खुलकर रो पड़ी थी, पर कब तक अपनी किस्मत से लड़ सकती थी। अपनी ज्वेलरी उतार कर ड्रेसिंग टेबल पर पटकने वाले अंदाज में रखती। वह ऐसे ही थी। बेबसी की हालत में वह अपना गुस्सा चीज़ों पर उतारा करती थी। कानों से झुमके खींच कर निकाले तो कान एकदम से लाल पड़े थे। खुद ही सिसक उठी थी। डफर कहीं का, आज एक नया नाम दिया और उसकी सोच भटककर पाखी की तरफ चली गई, जिसकी वजह से आज वो यहाँ थी। क्यों किया दीदी आपने ऐसा? अपनी खुशियों के लिए आपने मेरी खुशियों की आग लगा दी। वो फिर से रो पड़ी थी, जबकि ये तक नहीं जानती थी कि उसकी बहन ने शादी कैसी हालातों में की थी। जिससे उसकी शादी हुई थी वह भी गन पॉइंट पर। उसने उससे शादी की थी और उसके साथ सारे रस्म निभाए थे। नहीं तो वह आदमी उसके पिता को ही मार देता। अगर वह ये शादी ना करती तो वह उसके पिता को जान से ही मार डालता। कितनी विनती की थी, हाथ जोड़े थे और रोई थी। 1 हफ्ते के बाद उसकी शादी थी, लेकिन उस आदमी ने उससे ज़बरदस्ती शादी कर ली थी और फिर बिना छुए, बिना कुछ कहे उसे उसके घर वापस छोड़ गया था। खटके की आवाज़ पर चौंकी थी। बहुत ज़ोर से बादल गरज रहे थे और बारिश बरसने को तैयार थी। वह कब से यूं ही आंगन के बीचों बीच बैठी थी। अंधेरा हर तरफ फैल गया था, बिल्कुल उसके दिल के अंधेरे जैसी। वह पल भी उसकी ज़िंदगी में आनी थी। पूरा घर इस वक्त बिल्कुल खामोशी में डूबा हुआ था। उसने दोबारा अपने पिता से बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। फिर उन्होंने अपने आप को ही कमरे में कैद कर लिया था। तब से वो यहीं बैठी थी। योगेश, जिस आदमी से उसकी शादी हुई थी, वह बस उसका नाम ही जानती थी। बारिश शुरू हो चुकी थी, लेकिन उसे कोई ख्याल नहीं था। वह भीगती चली जा रही थी। सर्दियों की बारिश थी तो कुछ ही देर में उसने कांपना भी शुरू कर दिया था। उसने दिल से प्रार्थना की अपने मर जाने की। आज उसकी वजह से ही तो उसके पिता का सर झुक गया था। उसकी बहन को अपनी मोहब्बत, अपनी खुशियों की कुर्बानी देनी पड़ी थी और सबके दुख और तकलीफ का कारण बन गई थी। ये सोचती उसकी सज़ा मौत से भी बुरी होनी चाहिए थी। वह हिचकियाँ भरते रोए जा रही थी। दिल दर्द में फटे जा रहा था। वह गहरी सांस भरते ऊपर काले आसमान को देखती वहीं आंगन के बीचों बीच अपनी बाहें फैलाकर लेट गई। आंखें खोलना चाह रही थी, लेकिन बराबर बरसती बारिश ने उसकी ये कोशिश नाकाम बना दी। वह छोटे छोटे सांस भरती आंखें मूंद गई थी। उसे महसूस हुआ बारिश थम गई है, लेकिन बारिश बरसने की आवाज़ तो आ रही थी। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली तो खुद पर किसी आदमी का दबाव महसूस किया, तो उसकी सांसें सीने में ही अटक गई। रात के गहरे अंधेरे में तेज बरसती बारिश और थोड़ी थोड़ी देर के बाद कड़कती बिजली ने उसे बिल्कुल बेहाल कर दिया था। बिजली के कड़कने पर वह आदमी का चेहरा देखते अपने रोंगटे खड़े होते महसूस कर रही थी। वह ब्लैक ड्रेस में था और सिर्फ उसका चेहरा ही वो देख पा रही थी। योगेश। वह अपने होठ पर नाम दोहराती उसे घबराए आंखों से देखने लगी। दूसरी तरफ योगेश उसे अपना नाम दोहराते देखकर उसके होठों की कपकपाहट देख रहा था। उसका नाम याद रखे हुए थी। योगेश का दिल अजीब से पलों में धड़क रहा था। अचानक पाकी के बदन में हलचल हुई। उसने योगेश को पीछे हटाना चाहा। उसके फैले बाजू पर अपने हाथों को उसके हाथों में जकड़ता फंसा गया था। वह बिना उसके साथ अटैच हुए उसको पूरा अपने बाहों में भर लिया था। उन पलों में पाखी को लगा उसकी आत्मा निकल जाएगी। उसका जिस्म धीरे धीरे कांपने लगा था। उसकी आवाज़ तो गले में ही दबकर रह गई थी कि कांपते होंठ योगेश को बुरी तरह अट्रैक्ट कर रहे थे। एक बार वह अपनी उंगलियों को उसके होंठों पर फेरता बेकाबू झुककर उसके माथे पर होंठ लगा गया। योगेश खुद भी अपने उस व्यवहार से अनजान था। बस उसने दिल की सुनी थी और जल्दी उस पर काम भी कर दिया था। पाखी का बस नहीं चल रहा था।
उस आदमी को जान से ही मार डाली, पर उसको पूरे काबू में किए हुए था। वह तो उसे 1 इंच भी नहीं हिला पा रही थी। वो बुरी तरह से डर गई थी। योगेश होश में वापस आता, जरा सा पीछे होता, उसका चेहरा देखने लगा। दूर हटो मुझसे, वह जोर से चिल्लाई। बारिश की तेज बरसती बूंद ने भी उसकी आवाज़ का ऊंचापन रोक दिया था। अगले ही पल वो पीछे जाता, उसे अपनी बाहों में भर गया। ये सब इतना अचानक हुआ था कि पाखी बस देखती रह गई। वह उसे अपने बाहों में उठाकर उसी के रूम में लाया था और उसे धीरे से अपने पैरों पर खड़ा करते बिना पलक झपकाए उसे देखे जा रहा था। वह अब भी आंसू बहा रही थी। उसका जी चाहा सामने खड़े उस आदमी को जान से ही मार डाले। वह ऐसी तो न थी कि अपने पिता की इज्जत को पैरों तले कुचलती। वह हमेशा से एक समझदार और हर चीज़ को बारीकी से समझने वाली बेटी थी। आज उस आदमी की वजह से वह एक कैरेक्टर लेस लड़की साबित हुई थी। कभी ऊंची आवाज़ में बात तक न करने वाले पिता ने उस पर आज हाथ उठाया था। ये सोचते अगले पल योगेश के गाल पर थप्पड़ मार चुकी थी। वह फिर भी बुत बना खड़ा रहा, उसे देखता रहा। उसको तो कुछ न हुआ। फिलहाल उस नाजुक लड़की के हाथ में दर्द उठ गया था। वह दांत कपकपाते हुए बोली थी। योगेश को मुस्कुराने पर मजबूर कर गई। पहली बार वह मुस्कुराया था। पाखी तो उसकी छोटी सी मुस्कान को देखते ही रह गई थी। वह मुस्कुराते हुए बहुत अलग सा लग रहा था, लेकिन पाखी अगले पल माथे पर बल डाल गई थी। वह थप्पड़ खाकर भी मुस्कुरा रहा था। शर्म है आपको या नहीं? क्यों किया आपने हमारे साथ ये सब? आज पापा का सर हमारी वजह से झुका है। वह उसका गिरेबान थामे चिल्ला रही थी, लेकिन उसका चिल्लाना भी बोलने से कम था। उसने जिंदगी में कभी किसी से ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की थी, तो वह चिल्लाती कैसे? ड्रेस चेंज कर लो वरना ठंड लग जाएगी। वह उसे क्या कह रही थी? वह क्या जवाब दे रहा था? पाखी को उस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। निकलो मेरे कमरे से अभी, इसी वक्त, बल्कि हमारे घर से भी निकलो। वह उसे धक्का दे रही थी, जो अपनी जगह से 1 इंच तक ना हिला। वह बस एकटक उसे देखे जा रहा था। चेंज कर लो, चला जाऊंगा। वो फिर से उसे नरम शब्दों में बोला, तो पाखी ने उसे गुस्से से घूरा। जस्ट गो। शक्ल भी नहीं देखना चाहती तुम्हारी, बर्बाद करके रख दिया मुझे। वह अपना चेहरा दोनों हाथों में लिए अब फूट फूट कर रोने लगी थी। आबाद भी कर दूंगा, वादा है मेरा। वह उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लेते बड़ी प्यार से बोली, तुम्हारे साथ आबाद होने से तो अच्छा होगा कि मर जाना पसंद करूंगी। वह अपने हाथ गुस्से से छुड़ाते बोली। योगेश की पकड़ हल्की थी, जो वह आसानी से छूट गई। आप चेंज कर लीजिए, अगर आप चाहती हैं मैं यहाँ से चला जाऊँ। वह अब की बार बिल्कुल गुस्से में बोला, तो वह उसे दोनों हाथों से धक्का देती पीछे हट गई, क्योंकि वह अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिल पा रहा था। पाखी गुस्से से अपने कमरे में बंद हुई और धाड़ से दरवाज़ा बंद कर दिया, तो वह भी चेहरे पर अपना हाथ धरे मुस्कान सजाए वहाँ से जिस तरह चुप से आया था वैसे ही चला गया। वह जब चेंज करके बाहर आई तो वह कहीं नहीं था। उसने उसे हर जगह देखा, पर वह नहीं मिला। पाखी को लगा वह जैसे कोई धोखा था, एकदम ही गायब हो गया था। कहीं वह दिखाई नहीं दे रहा था। कहीं ये मेरे दिमाग का वहम तो नहीं? पाखी के एकदम रोंगटे खड़े हुए थे। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। पाखी ने कांपते हुए अपने कमरे में उसे हर जगह ढूंढा। अब उसे ये डर लगा था, कहीं यह आदमी भूत प्रेत तो नहीं। यूं ही उठाकर ले जाता, और सच में अगर वो भूत प्रेत होता अब तक हमारा खून भी पी चुका होता। वह उल्टी सीधी बातें सोचते अपनी गर्दन पर हाथ फेर रही थी। सभी भूत की मूवी उसकी आंखों के सामने घूमने लगे थे, जिसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं। वह फिर भी डर करते जल्दी से उठती दरवाज़ा बंद कर गई। वह गहरी सांस भरते भगवान को याद करने लगी। इधर सारी रात सोफे पर सोने की वजह से उसकी कमर अकड़ गई थी। लकी ने उसे अपने बिस्तर पर जगह नहीं दी थी। वह सुबह उठी थी और नहा धोकर पूजा पाठ करके वापस फिर से वहीं सो गई। लकी भी बिस्तर पर नहीं था। जरूर वो भी पूजा करने के लिए मंदिर गया होगा। नरम बिस्तर को देखती सुहानी का दिल एक बार ललचाया था। सारी रात बिना कंबल के लेटी ठंड से कांप रही थी। अब तो शायद बुखार भी होने लगा था। न जाने लकी कब वापस आए। मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ, उसे क्या ही पता चलेगा। वह सोचते हुए उठी और बिस्तर पर जाकर बैठी। बहुत डरते डरते वो बिस्तर पर जाते सो गई थी। गर्म बिस्तर ने जैसे उसे बहुत सुकून पहुंचाया था, और कब वह नींद की वादियों में खो गई उसे पता ही नहीं चला। लकी पूजा करके वापस आया था। उसने सूर्य भगवान को जल चढ़ाया, कमरे में कदम रखा तो उसे सुहानी कमरे में कहीं भी दिखाई ना दी थी। हर तरफ उसने अपनी तैरती निगाह डाली तो एकदम चौंका। वह उसके बिस्तर पर घुसी हुई थी। लकी के दिमाग की नसें तनी थी। वह गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा, कंबल जरा सा हटाया तो उसे गहरी नींद में सोता देखकर बिल्कुल हैरान रह गया। वह चाह कर भी उसे जगा नहीं पाया, जबकि कंबल हटाने से उसका लाल पड़ता चेहरा दिखाई दिया।
बाल बिखरे और कपड़े इधर उधर हो रहे थे। उस पर कंबल वापस उड़ाता पीछे हट गया। ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगा। आज वे वक्त से पहले तैयार होता ऑफिस जा रहा था। शाम को रिसेप्शन थी तो कुछ ज़रूरी काम और मीटिंग उसने निपटानी थी। तैयार होता बाहर आया तो नौकर नाश्ता तैयार किए डाइनिंग टेबल पर उसका इंतज़ार कर रहे थे। निहारिका उन दोनों का टेबल पर इंतज़ार कर रही थी। उस घर में वही एक औरत थी जो सबका ख्याल रखती थी। बाकी सारे नौकर मेल थे, इसी वजह से घर में नौकरानी नहीं रखी गई थी। पर वह अब सुहानी के आ जाने से लकी नौकरानी रखने का सोच रहा था। अरे बेटा, अकेले नाश्ता कर रहे हो, दुल्हन कहाँ है? उठी नहीं? निहारिका आंटी ने खोजती निगाहों से देखते पूछा। निहारिका उनके गांव की गरीब विधवा औरत थी जो उन्होंने माँ की जगह पर अपने बेटे की देखभाल के लिए रखे थे और वे लकी और उसके पिता का ख्याल रखती थी। वह थोड़ी बूढ़ी थी। मुझे ऑफिस में कोई ज़रूरी काम है, इसलिए जल्दी में हूँ, आपसे आकर बात होगी। वह उनकी बातों को नज़रअंदाज करता उठ गया था। लकी बेटा, आज अपने ऑफिस को बंद कर लेते। गौतम साहब ने लकी को जाते देखा तो सीढ़ियाँ उतरते बोल पड़े थे। पापा, जल्दी आ जाऊँगा, जाना बहुत ज़रूरी है, धीमे शब्दों में बोला। एक उसके पिता ही तो थे इस दुनिया में जिसे वह सबसे ज़्यादा प्यार करता था, उनके लिए जान भी दे सकता था। यही वजह थी कि उनकी इच्छा और सम्मान का इज्जत करते उनके दोस्त की बेटी को ज़िंदगी में शामिल कर लिया था और जब बात बड़ी बेटी से बिगड़ी तो छोटी को अपना लिया था। उनकी छोटी बेटी लकी के ऑफिस में ही काम कर रही थी और गौतम की सिफारिश पर ही उसे ये जॉब मिली थी। लकी जा चुका था जबकि गौतम साहब नाश्ते की टेबल की तरफ बढ़े जहाँ उनके गांव की वह विधवा औरत जिनको वो बहुत पसंद करते थे और इज्जत करते थे, वह नाश्ता लिए उनका इंतज़ार कर रही थी। पापा, वह फिर से अपने पापा के दरवाजे को खटखटा रही थी, लेकिन वे बाहर न निकले। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, प्लीज़ एक बार हमारी बात सुन लीजिए। मेरी इसमें कोई भी गलती नहीं है, प्लीज़ पापा। कैसे समझाऊं आपको मेरे साथ क्या हुआ है? वह तड़प कर रो दी। दरवाजे के साथ टेक लगा गई। खुद को सच साबित करने के लिए उसके पास कोई सबूत भी तो नहीं था। यहाँ तक कि उसके पास शादी का कोई प्रूफ भी नहीं था। न जाने उस आदमी ने किस बात का बदला लिया था उससे। इस तरह शादी करके सबकी नज़रों में पापी बनाकर छोड़ दिया था। शाम को रिसेप्शन का फंक्शन अच्छे खासे बड़े पैमाने पर अरेंज किया गया था। पूरा शहर ही वहाँ मौजूद था, लेकिन नहीं थे तो उसके अपने ही नहीं थे। न उसके पापा आए, न उसकी बहन। दिल पर पत्थर रखकर वो बड़ी मुश्किल से गौतम साहब से पूछी थी। उन्हें देखने लगी। बेटा, फ़ोन तो किया है, लेकिन उन्होंने आने से मना कर दिया है। उनकी बात सुनते सुहानी की आंखों से आंसू बहने को बेताब पड़े थे। रोना नहीं, वह उसके सर पर प्यार से हाथ फेर गए। मैंने लकी से कहा है, वह रिसेप्शन के फंक्शन होने के बाद आपको आपके पिता के घर लेकर जाएगा, आपके पिता से मिलवाने। वह इतने प्यारे अंदाज में बोले कि सुहानी उनके नरम दिल से बहुत प्रभावित हुई थी। वह पहले भी उनकी अच्छाई की दीवानी थी और अब तो वह और भी ज़्यादा उसके फेवरेट हो गए थे। उनके कहे गए हिसाब से लकी उसको उसके पिता के घर लेकर जा रहा था। रात काफ़ी हो गई थी, मौसम भी अब ख़राब था, जैसे बारिश होने वाली थी। वह दुल्हन बनी बैठी थी, अपने आसपास शॉल लपेटे हुए थी, लेकिन फिर भी ठंड से उसकी जान निकली हुई थी। शायद रात के बुखार का असर अब कुछ ज़्यादा हो रहा था। उसने कोई मेडिसिन भी नहीं ली थी। अजीब सी हालत हो रही थी। गाड़ी का हॉर्न बजा तो उसका दिल घबरा रहा था। उसे गाड़ी में घुटन होने लगी थी। शॉल को खुद से दूर हटाती वह अपना सीना मसलने लगी। लकी की निगाहें उसके सजे संवरे चेहरे पर जा ठहरी। प्लीज़ गाड़ी रोक दो। इससे पहले कि वह गाड़ी रोकता, उसकी टूटती बिखरती आवाज़ और हालत को देखता, वह एक झटके से गाड़ी एक तरफ को कर गया। क्या हुआ? पहली बार वह फिक्र से देखते उससे पूछ रहा था। मुझे नहीं पता, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, मुझे सांस भी ठीक से नहीं आ रही। वह अगले पल हाथ रखती बड़ी धीरे से बोल पाई थी। लकी ने गाड़ी के शीशे नीचे किए तो ठंडी हवाओं ने अंदर का मोड़ लिया। उस एक पल में सुहानी कांप कर रह गई थी। उसका चेहरा लाल हो रहा था। लकी ने आगे बढ़कर उसके माथे को छुआ तो दंग रह गया। उसे बहुत तेज बुखार हो रहा था। अगले पल वह सीट से पीठ लगाए आंखें मूंद गई। लकी ने गाड़ी का शीशा वापस ऊपर चढ़ाया। अब उसका मुंह हॉस्पिटल की तरफ था। उसे अब उस लड़की की फिक्र हो रही थी जो 2 दिन पहले ही उसकी पत्नी बनाई गई थी। अस्पताल पहुंचने तक वह अपने पिता को खबर दे चुका था। अस्पताल के पार्किंग में गाड़ी रोकते नीचे उतरता, दूसरी तरफ आते वह दरवाज़ा खोलते वह सुहानी को बुला रहा था, पर वह बिल्कुल बेहोश पड़ी हुई थी। लकी ने बिना देर किए उसे अपनी बाहों में उठा था। अस्पताल के अंदर दाखिल हुआ।
वहाँ मौजूद सब लोगों ने मुड़ मुड़ कर उसे देखा था। वह खुद इतना जवान मर्द था, अपनी मजबूत बाहों में दुल्हन को उठाते अस्पताल के कॉरिडोर में तेज कदमों से आगे बढ़ रहा था। देखने वालों ने बड़ी चाहत भरी निगाहों से उन दोनों जोड़ी को देखा था। उस लड़की का चेहरा तो छुपा हुआ था। वह उसे लिए लेडी डॉक्टर के केबिन में घुसा था। कुछ ही देर में उसका ट्रीटमेंट होने लगा था। उसे बहुत तेज बुखार ने घेरा हुआ था। उसे ड्रिप लगी हुई थी। लकी एक पल के लिए भी उससे अलग नहीं हुआ था। ड्रिप लगने के बाद थोड़ी देर में सुहानी का सांस संभलने लगा। डॉक्टर ने लकी की तरफ देखा। घबराओ मत, ये थकन और ठंड की वजह से बुखार है। उन्हें आराम की ज़रूरत है, कुछ देर में बुखार उतर जाएगा। वह तसल्ली देती बाहर जा चुकी थी, जबकि लकी वहीं उसके पास बैठा बार बार उसका माथा चेक कर रहा था। बुखार में थोड़ी कमी आई थी। इधर पाखी परेशान थी। पापा, एक मौका तो दे दीजिए हमें कुछ कहने का। आज फिर वो पापा के कदमों में बैठी थी, लेकिन वीर साहब बिल्कुल चुप थे। उसी बेटी की वजह से वे अपनी दूसरी बेटी से भी नज़रें मिलाने के लायक नहीं थे। सुहानी के साथ अपनी अत्याचारी उन्हें पल पल तड़पा रही थी। पापा, हम नहीं जानते वह कौन है, लेकिन ये सच है, उसने मुझसे शादी जरूर की है, लेकिन मैं उसे बिल्कुल भी नहीं जानती। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम अपने पिता को कैसे बेवकूफ़ बना रही हो? जाओ मेरी नज़रों से, वरना न जाने मैं आज क्या कर दूंगा। वह बहुत ज़्यादा ही दुखी थे। उस आदमी को कहो कि वह आकर तुम्हें ले जाए। मुझे तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना इस घर में। उन्होंने आखिरी बार वार्निंग दी। पाखी तड़प कर रह गई। हम कहीं नहीं जाएंगे आपको छोड़कर। सुना आपने? हम नहीं जानते वह आदमी कौन है, सिवाय उसके नाम के। उसने ज़बरदस्ती मुझे। अब और ज़्यादा कुछ नहीं सुनना। वह गुस्से से उठ खड़े हुए। अगर 2 दिन के अंदर वह आदमी नहीं आया तुम्हें ले जाने के लिए, तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। उनके शब्द पर पाखी की आत्मा तक निकलने वाली थी। वह चुपचाप अपने रूम में वापस आई। कहाँ से ढूंढती उस आदमी को? वह तो एक धोखा था। वह रोती हुई बैठती चली गई। अब एक ही रास्ता था। वह खुद को सच्ची साबित करने के लिए उस आदमी के सामने जाती, और उसे सामने लाने का तरीका वह सोच चुकी थी कि उसे अब कैसे सामने लाना है। ये आंख मिचौली का खेल अब वह और ज़्यादा नहीं खेल सकती थी। अब वक्त था आर या पार करती। इधर सुहानी के गले में कांटे की तरह चुभने लगी थी। प्यास से उसका गला सूख रहा था। पूरी पसीने में डूबी हुई थी। उठकर बैठी तो कुछ देर उसे होश नहीं था कि वह कहाँ है। सर अभी भी भारी भारी सा हो रहा था। वह हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था। बड़ी मुश्किल से आंखें खोली और हिम्मत इकट्ठी की। दीदी, उसे लगा वह अपने घर पर है। पाखी दीदी। वह कंबल को पीछे हटाती बिस्तर से नीचे उतरी तो ठंडे फर्श पर पांव रखते उसको कपकपी सी सवार हो गई। एकदम से उसे ठंडे पसीने आने लगे। वापस बिस्तर पर लेटने लगी, लेकिन उसे प्यास लगी थी। दीदी, वह थोड़ा ऊंची आवाज़ में बोली तो पास ही सोफे पर आड़े तिरछे अंदाज में सो रहा लकी की आंख खुली और झट से उठ बैठा। चेहरे पर हाथ फेरता वह साइड लैंप ऑन कर गया। क्या हुआ? वह अपने पास मर्दाना आवाज़ सुनती। वह बुरी तरह से उछली थी। वह घबरा गई थी। लकी ने एक गुस्सैली निगाह उस पर उठाया था। बुखार ने याददाश्त छीन ली है क्या? गुस्से में कहता बड़ी लाइट ऑन कर गया। वह अपनी आंखें मीच गई और फिर आसपास का मंजर देखती उसे सब याद आ गया। 3 दिन पहले ही तो वह उस भूत के कैद में कैद हुई थी। नम आंखों से उसे देखती सब याद आ गया था। वह अपने ट्राउजर की पॉकेट में हाथ डाले, ऊपर से बनियान पहने उस वक्त बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। जरूर अगर मोहब्बत की शादी होती, उस आदमी पर दिल जान से वो फिदा हो जाती। पर यह खड़ूस खूनकार आदमी उसके टाइप का बिल्कुल भी नहीं था, जिसने पहली रात ही उसे थप्पड़ मारा था। वह थप्पड़ तो सुहानी को जिंदगी भर ना भूलने देगी। प्यास लगी है, पानी पीना है, वह चिल्लाई थी। पास पड़ा जग दिखाई नहीं दे रहा? डाल लो गिलास में और पी लो, वह गुस्से में बोला तो सुहानी ने जग से पानी गिलास में डाला और अपने होंठों से लगा लिया। वापस सोफे पर जा बैठा। अब मोबाइल उठा था, मोबाइल पर वीडियो देखने लगा। उसे भी देखता। अब वो अपने हुलिये से तंग नजर आ रही थी। शायद उसे ड्रेस चेंज करना था। वह गहरा सांस भरता अलमारी की तरफ बढ़ा और उसका हल्का फुल्का ड्रेस निकालते उसकी तरफ बढ़ाकर बोला, लो चेंज कर लो आपके सामने। वह अचानक उसके आवाज़ पर गुस्सा हुआ था। हाँ, यहीं खड़ा हूँ, तुम्हारा दीदार करने के लिए तरसा हूँ, तुम्हारे खूबसूरत जिस्म को देखने के लिए। डफर लड़की, उसे दांत कपकपाते कहता। लाइट ऑफ करता। गैलरी का दरवाज़ा बाहर खोल गया। बाहर निकल गया। वह उस बड़बड़ाती बुरा भला कहती खुद बड़ी मुश्किल से वहीं अपना ड्रेस चेंज करने लगी, लेकिन उसे बैक ब्लाउज का हुक न लगा। वह अपने ब्लाउज में उलझ कर रह गई। बंद करके थक गई थी। उससे ब्लाउज का हुक नहीं लग रहा था। बुखार की वजह से उसे बड़ी मुश्किल उठानी पड़ी थी। थक हार कर वह यूं ही वापस लेट गई।
उसकी इतनी हिम्मत ना हुई कि अपना ड्रेस अलमारी में रखती। तभी दरवाजे पर आने की आहट हुई तो लकी वापस रूम में आया और एक नज़र उस पर डालता अपना तकिया और कंबल सोफे से उठाता बिस्तर पर रखा और दरवाज़ा खोलकर नौकर के हाथ से खाने की ट्रे लिए दरवाज़ा बंद कर गया। ट्रे एक तरफ रखते हुए सुहानी के कपड़े उठाता खुद ड्रेसिंग रूम में छोड़ आया। उसका ज़मीर गवारा नहीं किया कोई नौकर उसके पत्नी के कपड़ों को छुए। उठो खाना खा लो फिर मेडिसिन लेना है। वह नॉर्मल अंदाज में बोलता। उसे आज वह बुरा नहीं लग रहा था। उसने लकी के बारे में एक नेगेटिव इंसान का नक्शा खींचा हुआ था पर वह इतना बुरा भी तो नहीं था। उसका ख्याल रख रहा था। खाना खाते उसने मेडिसिन दी तो वह फिर से वापस लेट गई। लकी ने झुककर फिर से उसका माथा चेक किया जो अब बिल्कुल ठंडा पड़ा था। बेकाबू ही उसका हाथ अपने चेहरे के नीचे रखती करवट बदल गई। वह बस उसे देखता रह गया। वह उससे काफ़ी छोटी थी। अभी तो शायद वह इतने सपने नहीं सजा पाई थी कि उसकी शादी हो गई। शायद वह लक्ष्य को बहुत पसंद करती थी पर अचानक से दिमाग में बात आई तो उसके दिल पर चोट लगी। घूर कर बिना पलक झपकाए उसे देखा और वहीं उसके पास ही टिक गया। ये एक एहसास जागा था कि मैं तो उसका पति हूँ। वह उसकी थी। वह उससे शादी कर चुका था तो वह किसी और को सोचता भी कैसे। वह चाहना तो बहुत दूर की बात थी। वह उसके करीब होकर बेड से टेक लगा गया उसे देखता जा रहा था जो अब ठंड से कांपते उसके साथ चिपक रही थी। उसके यूं बार बार चिपकने पर लकी के दिल की हालत अजीब होने लगी थी। वह और ज़्यादा उसके पास नहीं लेट सकता था। उसने अपना हाथ छुड़ाना चाहा तो सुहानी ने और ज़्यादा अपने आप को उसके साथ चिपका लिया। उसकी नरम मुलायम धड़कनों को महसूस करते उसके दिल की धड़कन बड़ी तेज बढ़ी थी। तो वहीं वह सुन हुआ था जब उसके आसपास बाहें फैलाती पूरी खुद को उसके सीने में छुप गई। लकी ने गहरा सांस भरकर अपनी आंखें मींच ली। लकी खुद को उसके पकड़ से आज़ाद नहीं कर पा रहा था। उसकी नरम नरम सांसों की गर्माहट अपनी गर्दन के आसपास महसूस कर रहा था। जरा सा वह कसमसाया पीछे हटने लगा। वह अपने होठों को उसके गर्दन के साथ जोड़ गई। लकी के गले की गिल्टी उभर कर बाहर हुई। उसकी बर्दाश्त से अब सब बाहर हो रहा था। झुकते उसके बाहों को पीछे करता वह तकिए पर टिका गया। वह नींद में करा रही थी। वह पीछे हटने लगा। उसके ठंडे पांव लकी के पांव के साथ टच हुआ तो वह फिर से रुक गया। दिल के हाथों मजबूर होकर झुककर उसके माथे को छुआ कि एक बार वह फिर से उसके साथ लिपट गई। वह नींद में थी। लकी समझ नहीं पाया वह उसकी पत्नी थी। उसको इस वक्त बाहों की गर्माहट चाहिए थी। खुद को यही महसूस करवाता धीरे से अपनी बनियान को उतारता एक तरफ रखता उसका सर अपने सीने में रखे उसे अपनी बाहों के कैद में कर लिया। उसका ठंडा जिस्म लकी के तपते जिस्म के साथ जुड़ गया था। आंखें मूंदे धीरे से उसके खुले ब्लाउज को साइड हटाता उसके साड़ी को बाहर रखता पेटीकोट को नीचे सरकाता चला गया। दिल उसका 120 की रफ्तार से धड़क रहा था लेकिन उसके ज़रूरत को समझता उसके नज़दीक हुआ था। वह खुद को बार बार यही महसूस करवाता उस पर कब्जा किए जा रहा था। उसका सर तकिए पर धरे वह उसे हर पर्दे से आज़ाद करता उसकी सांसों पर कब्जा कर गया। उस पल वह खुद को रोक न पाया। इतने करीब आकर वह उससे दूर नहीं जा सकता था। धीरे धीरे रात बीतती जा रही थी। लकी की मोहब्बतें भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। वह उसके करीब क्यों आया? वह अब सब कुछ भूल गया था। याद था तो सिर्फ इतना वह उसकी धर्मपत्नी थी और लकी उस पर अपना पूरा अधिकार रखता था और अपना पूरा अधिकार उससे ले चुका था। वह बेहोशी में भी सिसक उठी थी। इधर पाकी उस वक्त गाड़ी को एक पहाड़ी पर रोके हुए थी। उसके हाथ स्टीयरिंग पर थे। दिल था कि कांपे जा रहा था। वह बहुत बड़ा कदम उठाने जा रही थी। नहीं जानती थी ये कदम काम करेगा या नहीं लेकिन उसे अब यह आदमी सामने चाहिए था। उसे सबके सामने लाना था क्योंकि वह उसके किरदार पर कीचड़ उछाल चुका था। जोर से स्टीयरिंग पर हाथ मारते हुए गाड़ी को वापस स्टार्ट कर गई। अब उसका मुंह पहाड़ी की तरफ था। गाड़ी को वो पहाड़ी से गिराने वाली थी। वह अपनी जान को दांव पर लगा रही थी उस विश्वास के साथ कि वह धोखा छलावा जो भी है अगर वह सच में हुआ तो जरूर सामने आएगा और कम से कम शादी करके उसे इतनी आसानी से तो मरने नहीं देगा क्योंकि इस शादी के पीछे उसका कोई ना कोई मकसद तो जरूर छुपा होगा। वह गाड़ी की स्पीड बढ़ा चुकी थी कि अचानक एक ब्लैक गाड़ी उसके रास्ते में रुकी और उसे भी साथ लिए आगे बढ़ती जा रही थी। पाखी ने गाड़ी को झटके से ब्रेक लगाई। एक पल को वह अपनी जगह पर बुरी तरह से उछली। उसका सर स्टीयरिंग पर जा लगा। खाई के आगे जाते जाते उसकी गाड़ी रुक चुकी थी। दूसरी गाड़ी में बैठा आदमी ब्लैक कोट पैंट में था। हाँ, ये वही था योगेश। वह आ गया था सामने। फाइनली पाखी ने उसे बिल से निकाल ही लिया था।
झटके से गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए आदमी बाहर निकलता उसके तरफ आ रहा था। एक पल को पाखी का दिल कांप उठा था। उस आदमी के खूबसूरत चेहरे पर बेहद गुस्सा था, जैसे वह आज पाखी को ख़त्म कर देगा या खुद को। उसकी गाड़ी का दरवाज़ा खोलता, उसे झटके से बाहर निकालता, गाड़ी के साथ ज़ोर से दबा गया। बिल्कुल पागल हो गई हो, जानती हो अभी क्या हो सकता था। वह उस पर दबाव डालता चला गया, जबकि वह बराबर एकटक उसके चेहरे को देखती जा रही थी। कौन हो तुम? वह धीरे से बोली तो अब वो पत्थर का हुआ। हमने पूछा कौन हो तुम? वह उसका गिरेबान जकड़ चुकी थी। अगले पल योगेश ने उसकी कमर में हाथ डाले, उसे जोर से अपने सीने में दबा लिया। पाखी पूरी की पूरी कांप उठी थी। आपके लिए मेरी एक ही पहचान काफ़ी है कि मैं आपका पति हूँ। नहीं नहीं, मैं नहीं मानती इस शादी को जिसमें कोई भी मेरे घर का शामिल नहीं था। हमारी शादी झूठी है। मेरे पिता मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे। वह नफरत करने लगे हैं सिर्फ आपकी वजह से। वह वापस उसे अपना सब दुख सुनाने लगी थी, लेकिन आंसू बराबर बह रहे थे। कौन से जन्म का बदला लिया है आपने मुझसे? ऐसी जिंदगी से मौत अच्छी। हटो मेरे रास्ते से, मुझे जिंदा नहीं रहना, मर जाना चाहिए मुझे। उसे पीछे धक्का दिया था, लेकिन वह उसे अपनी जगह से 1 इंच ना हिला सकी। अगले पल वह उसकी कलाई थामे खाई की तरफ बढ़ा। उस पल पाखी का सांस गले में ही अटक गया। वह सच में उसे खाई से गिराने जा रहा था। खाई के बिल्कुल पास जाते वह उसे पीछे धक्का देता, उसकी कलाई को थामे उसे देखने लगा। अब अगर वह उसकी कलाई छोड़ता तो वह सीधा उस गहरी खाई में गिर जाती। हवा के झोंके में उसके कलेचर में बंधे बाल खुल गए थे। दिल की धड़कनें बढ़ी थी, लेकिन सांस थम गई थी। वह एकटक उसे देखे जा रही थी, जो धीरे धीरे उसकी कलाई को छोड़ता जा रहा था। पाखी बिल्कुल चुप थी और उंगलियां छूटने लगी तो वह अपनी आंखें मीच गई, जैसे खुद को भी बचाना चाहती थी। अगले पल वह झटके से उसे अपनी तरफ खींचता सीने से लगा लिया था। दोनों की सांस गहरी हुई, दोनों की धड़कनें एक ही तालमेल में धड़क रही थी। हाँ, आप मेरा बदला जरूर थी, वो बोला था, और पाखी ने धीरे से आंखें खोली। उसे हैरानी से देखा, लेकिन ये बदला गौतम साहब से था। आप सिर्फ मेरे लिए एक मोहरा थी। उसकी अगली बात पर पाखी ने उसे नफरत से देखा और खुद को झटके से छुड़वाया, और एक बार फिर उसका हाथ उठा था, लेकिन उस पल योगेश ने उसे कलाई से थामे उसका कमर पकड़ लिया। वह दर्द से कराहने लगी। पहले थप्पड़ खा लिया था, अपनी सजा समझकर, जानता था अपना बदला लेते वह उस पर थोड़ी सख्ती कर गया था, लेकिन हर बार हाथ उठाओगी योगेश अपना गाल आगे कर देगा। इतना आसान नहीं, छोड़िए मुझे, दर्द हो रहा है। वह छटपटाई तो योगेश ने उसकी कलाई छोड़ दी और वह अपनी कलाई थामे उसे नफरत से देखने लगी। आपने किसी और से बदला लेने के लिए मेरा इस्तेमाल किया, आपको शर्म नहीं आई? यूँ मुझे लेक्चर देने की ज़रूरत नहीं, घर चलिए। वह उसकी बात काटता उसे गाड़ी की तरफ ले आया। छोड़िए मुझे, वह गुस्से से अपनी कलाई फिर से छुड़ा गई। खबरदार, जो दोबारा मुझे हाथ भी लगाया, हाथ तोड़ दूंगी आपका। वह उंगली उठाते उसे वार्निंग कर गई थी। वह सीने पर बाजू बांधे बड़ी मज़े से उसे देखता सर झुका गया। चलिए मेरे साथ, नहीं लगाता हाथ। वह भी जल्दी उसकी बात मान गई। कहाँ लेकर जाना चाहते हैं? आप ही के घर, आपके पिता के पास। सबका खुलासा करने के लिए वह नॉर्मल अंदाज में बोलता उसे लिए गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर विराजमान हुआ था। वह भी भागती हुई उसके साथ पैसेंजर सीट पर बैठी। उसने गाड़ी स्टार्ट करते झटके से यू टर्न लिया। वह जो सीट बेल्ट बांध रही थी पूरी घूमकर उसके गोद में जा गिरी। योगेश ने उसे वापस अपनी सीट पर करने के लिए उसके कमर को धीरे से पकड़ा, खुद से लगाते हुए आराम से वापस सीट पर बिठाया, और अफसोस से उसके जिस्म को देखता सर झुका गया। इतनी नाजुक सी थी, जरा सा झटका को भी नहीं सह सकी। अब गाड़ी को फुल स्पीड में छोड़कर वह साथ मोबाइल पर कोई नंबर डायल कर रहा था। आप पापा के सामने आओगे ना? वह खुद को संभालती उससे कन्फर्म कर रही थी। एक हाथ से स्टीयरिंग संभालता दूसरे से नंबर मिला रहा था। प्लीज़ गाड़ी की स्पीड स्लो कर लो, आप मुझे घर के बजाय सीधा स्वर्ग में पहुंचाओगे। वह गुस्से से बोली थी। अच्छा है ना, दुनिया में तो दोनों एक साथ जी नहीं सकते, मर कर सीधा स्वर्ग में जाएंगे। वह उसे एक नज़र देखता मोबाइल कान से लगा लिया। कॉल जा रही थी और सामने नंबर देखकर वह जल्दी कॉल रिसीव कर गया। योगेश मेरे बच्चे, वही दर्द वही परेशानी जो पहले पिछले कई सालों से सहता आया था, और फिर सामने वाले को भी याद था। मिलना चाहता हूँ आपसे, बिना किसी इल्ज़ाम के वो बोला। हाँ मेरी जान, मुझे मिलना है तुमसे, अपने सीने से लगाना है। बोलो कहाँ आऊँ? वह गुस्से से बोले। अपने बेटे के ससुराल में, और मेरी माँ के साथ। सिर्फ 10 मिनट हैं आपके पास, अगर पहुँच गए तो आपके गले लगूंगा, वरना सारी ज़िंदगी शक्ल को तरसोगे। वह कहते के साथ कॉल काट गया। पाखी ने हैरानी से उसके चेहरे पर गरजते हुए गुस्से को देखा।
जो अब बिल्कुल चुप से ड्राइव कर रहा था। गौतम अंकल क्या लगते हैं आपके? अंदाज़ा लगाती पूछने लगी, जिस पर योगेश ने अपने होंठ भींचे। थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, आपके सारे सवालों का जवाब आज ही मिल जाएगा। वह मोड़ काटते फिर से जोर से झटका लगा गया। गाड़ी तो आराम से चला, उठा उठाकर पटक रहे हो? वो मुंह बनाती गुस्सेली शब्दों में बोली, एक बार मौका मिले मुझे, फिर बताऊंगा उठा उठाकर पटकना क्या होता है। उसे घूरते दिल ही दिल में जवाब देता मुंह फेर गया। गाड़ी घर के अंदर ले जाते वह उसे लिए गाड़ी से उतरा था। अब की बार पाकी की हिम्मत जवाब देने लगी। न जाने क्या बोलेगा ये आदमी मेरे पापा के सामने। कुछ उल्टा बोल गया तो वह घबरा रही थी, जबकि योगेश उतना ही तसल्ली में था। खुद चलोगी या कलाई थाम कर ले चलूं? उसे सीट पर बैठे देखकर फिर से भड़का था। उतर रही हूँ, लेकिन एक बात सुन लीजिए, अंदर वही सब बोलना जो सच है। उल्टा पुल्टा बोलकर हमारी इज्जत की धज्जियां मत उड़ाना। उसके साथ चलते बोल भी रही थी, जबकि योगेश एक कान से सुनकर दूसरे कान से बाहर निकाल रहा था। कमरे में दाखिल हुआ तो गौतम साहब इससे पहले ही पहुंच गए थे और वीर साहब के पास बैठे थे। इससे पहले कि वे वहां पहुंचते, योगेश पाखी को एक साथ देखकर वे दोनों अपनी जगह से उठ खड़े हुए। इधर सुहानी गहरी नींद में थी। अगर सो खत्म हो गया हो तो उठो, सावर लो, फ्रेश होकर नीचे चलो। वह निखरा निखरा सा अभी भी सावर लेकर निकला था और खुद पर बॉडी स्प्रे कर रहा था। आईने में ही उसके पूरे जिस्म पर एक गहरी निगाह डालती नॉर्मल अंदाज में बोली, आप बहुत बुरे हैं। आपने मेरी बेहोशी का नाजायज फ़ायदा उठाया। और मुझे वो बोलते बोलते एकदम चुप हुई। जबकि बिस्तर से उठती अब वो घबरा रही थी, क्योंकि उसके तन पर एक भी कपड़े नहीं थे। मैंने तुम्हारा फ़ायदा उठाया? उसकी तरफ मुड़ा, जबकि माथे पर अनगिनत बल पड़ चुके थे। धीरे से अपने शर्ट के बटन को खोल रहा था। सुहानी और ज़्यादा कंबल ऊपर लिए छुपने की नाकाम कोशिश करने लगी। वह अपनी शर्ट उतारकर अब अपनी वाइट संडो भी उतार गया। उसकी चौड़ी सीना और छाती देखती वह थूक निकल कर रह गई। वह अपने बाजू को देखता मुड़ा था। क्या ख्याल है ये जख्म कैसे आए होंगे? वह अपने कंधे और गर्दन और पीठ पर उसी के दिए गए जख्मों को दिखा रहा था, जिन्हें देखकर वह खिसियानी सी हुई थी। बहुत बेशरम हैं आप। कोई जवाब न बन पाया तो थोड़ा सा गुस्सा करते कंबल को अपने मुंह तक ओढ़ गई। वे धीरे से कदम उठाता उसके करीब हुआ और उस पर से कंबल को हटाता उसे बिना कपड़ों को देखता दांतों तले होंठ दबा गया। उसका चेहरा बुरी तरह से लाल होने लगा। मुझे तो कहीं से भी तुम अबला नारी दिखाई नहीं दे रही हो, जिसके साथ रात को मैंने कुछ बुरा किया हो। वह उसकी बात पूरी होने से पहले उसके होंठ पर अपनी हथेली जमा गई। प्लीज चुप कर जाओ। एक तो मुझे कुछ याद नहीं, ऊपर से आप मुझे इतना कुछ सुना रहे हैं। वह रोनी सी शक्ल बनाती बोली, चलो अब हर रात मैं तुम्हारे होश हवास में सब कुछ करूँगा ताकि तुम्हें याद रहेगा। उसकी हालत को देखता बोला। वह फिर से खुद को छुपा गई। अच्छा बताओ, क्या कहीं तुम्हें दर्द है? वह पूरा उस पर झुका हुआ था, पूछ रहा था। सुहानी उस वक्त को कोस रही थी जब उसने खुद ही शेर के मान में हाथ डाल चुकी थी। अब उससे बचना नामुमकिन लग रहा था। प्लीज अपनी शर्ट पहन लो, वह मिनमिनाई। नजरें चुराती बोली, कंबल क्यों ओढ़ रही हो? हटाओ कंबल। वह अपनी तरफ खींच गया। वह कांप कर रह गई। वह अपने कपड़े को भी उतार गया। वह शर्ट के तरफ इशारा कर गई। अगले ही पल वह उसे गोद में भरता बाथरूम की तरफ बढ़ा। सिर्फ 10 मिनट है तुम्हारे पास, जल्दी से सावर लेकर निकलो, मुझे देर हो रही है, ज़रूरी मीटिंग है। उसकी बात पूरी होने से पहले वह दरवाज़ा बंद कर गई। सावर लेकर वह 15 मिनट बाद तौलिया पहने बाथरूम से निकली थी। उसे लगा कि वह जा चुका होगा। वह तो उसके इंतजार में वहीं बैठा था। उन्हीं कदमों से तेजी से वापस पलटी थी कि लकी ने एक ही झटके से उसे बिना तौलिए का करके अपनी बाहों में छुपा लिया। अब किससे छुपा रही हो? अब कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, सब बेपर्दा हो चुका है। इसलिए अब ये फालतू के कोशिश छोड़ दो। वह उसके कान के लौ को चूम गया, धीरे से उसके गाल को काट गया। वह एकदम तड़प उठी थी। अगर ऐसे ही सिसकियां भरती रही तो मॉर्निंग रोमांस करने का दिल मचलने लगेगा। फिलहाल यू आर सो ब्यूटीफुल उसे अपने सामने किए उसकी तारीफ कर रहा था, जो शायद उसकी पत्नी होने के नाते ये उसका अधिकार भी था। उसकी बात पर व उसके देखने पर सुहानी बहुत शर्माई थी और उसकी आंखों के आगे हाथ रख दिया था, जबकि चेहरे पर एक धीमी मुस्कान ने छुआ था। कौन सा लक्ष्य, कौन सा जबरदस्ती की शादी? याद था तो बस इतना, सामने खड़ा आदमी वह पूरा उसका हो गया था। वह दिल ही दिल में खुश तो थी, लेकिन फिलहाल वह स्वीकार करने में चोरी कर रही थी। चलो चेंज करो, फिर नीचे चलते हैं। वह आगे बढ़कर उसके माथे पर अपना होंठ रखता उसे अपना दीवाना कर लिया था। सुकून की लहर उसके पूरे जिस्म में दौड़ गई थी। दोनों तैयार होते बाहर नाश्ते के लिए आए तो गौतम साहब कहीं दिखाई न दिए। आंटी भी जा चुकी थी, अब बिल्कुल चुप्पी थी।
नौकर से पापा का पूछा। उसने भी बताया कि हमें नहीं पता। नाश्ता करते उसने अपने पिता को कॉल मिलाई। बेल जा रही थी लेकिन कॉल रिसीव ना हो सकी। वह थोड़ा शक में हुआ था। ऐसा कभी हुआ ही नहीं था कि घर में आंटी भी नहीं और कोई नौकरानी भी नहीं थी। सब मेल नौकर थे। सब सोचते हुए उसने सुहानी की तरफ देखा, जो नाश्ता करते करते कहीं सोच में खोई हुई थी। सुहानी उसके बुलाने पर वह एकदम चौंकी। नाश्ता फिनिश करो, फिर ऑफिस चलना है मेरे साथ। वह पीछे होता धीरे से बोला, ऑफिस? लेकिन क्यों? वह एकदम उलझ गई। वह अब किस हैसियत से वहाँ जाएगी? कोई भी तो नहीं जानता था कि उसकी शादी लकी से हो गई है। क्यों, कोई प्रॉब्लम है? नहीं, वो मेरी तबीयत। वह बहाना करने लगी। वह अब ठीक है, जल्दी करो, शाबाश। वह ऑर्डर देते उठ गया। सुहानी गहरी सांस भरकर रह गई। इधर पाकी बहुत परेशान थी। ये सब क्या हो रहा है? वीर साहब ने गौतम साहब की तरफ देखते पूछा, जो योगेश को गले लगाए हुए थे। उनकी आंखों में ढेरों आंसू थे। ये मेरा बड़ा बेटा है वीर। उनके शब्द पर तो पाखी बिल्कुल गूंगी रह गई। एक पल को उसके कदम लड़खड़ा गए और पास पड़ी टेबल का सहारा लिया। मैं कुछ समझी नहीं। वीर साहब के माथे पर अनगिनत बल पड़े। वो मेरी प्रेमिका का बेटा है। हाँ, मैंने उससे शादी नहीं की, मोहब्बत किया था और घर वालों से और दुनिया वालों से डर गया था। हाँ, ये मेरी ही औलाद है, मेरा खून है, गर्व से बोले तो वीर साहब ने एक गहरी सांस भरते बेटी की तरफ देखा। वह उस आदमी के साथ क्या कर रही थी? ऐसे मत देखो अंकल जी। योगेश ने उसकी सवालिया नज़रों को भांप लिया और उनके तरफ बढ़ा। आपकी बेटी से शादी मैंने ही की थी। अचानक ही योगेश ने वीर साहब और गौतम दोनों पर बम फोड़ा। उनकी मर्जी के खिलाफ उसकी अगली बात पर वीर साहब का हाथ उठा था, लेकिन हवा में ही रह गया था। वे चाह कर भी उसको मना न कर सके। पाखी ने अपने मुंह पर हाथ रखा, अपनी आवाज़ को गले में ही दबाया। ये क्या कह रहे हो तुम योगेश? अच्छा, तो वह तुम थे? वीर साहब ने उसका मुंह अपनी तरफ मोड़ते हैरानी और आश्चर्य से देखा। वो मैं ही था। उसने गहरा सांस भरते हाँ में सिर हिलाया। किया ये सब? वह दुखी अंदाज में बोले। उस एक सवाल का जवाब तो पाखी को भी चाहिए था। ये आप पूछ रहे हैं? वह अपनी पैंट के पॉकेट में हाथ डालता अब की बार गुस्से में बोला, जैसे उन्हें अब आईना दिखाने का वक्त आ गया हो। कुछ पल चुप्पी की नज़र हो गई। वीर साहब कड़ी से कड़ी मिलाने लगे। वे पल जिस दिन उन्होंने लकी का रिश्ता तय किया था, तब योगेश की बातें उनके दिमाग में चलने लगी थी। वह अपने बेटे लकी की शादी में इस तरह बिजी थे कि वह योगेश की किसी बात को सीरियसली नहीं लिया। पर अब उन्हें सब समझ में आ रहा था। मतलब ये शादी वीर साहब की इज्जत पर वार करने के लिए किया गया था। उन्हें नीचा दिखाने के लिए, उनको सबके सामने बेइज्जत करने के लिए। वह बदला लेना चाहता था। वह अपने पिता गौतम साहब को सबके सामने जलील करना चाहता था। जैसे उसकी माँ पूरी जिंदगी बिना शादी के उनके घर में नौकर की तरह रह रही थी। कभी उसकी माँ ने अपनी जुबान से कुछ न बोला, लेकिन योगेश सब समझता था। योगेश को पढ़ने के लिए उसके पिता ने बाहर भेज दिया था। जब योगेश ने सुना कि लकी की शादी कर रहे हैं, तब उसे बहुत गुस्सा आया था। वह चाहता था कि पहले उसकी माँ को वह स्वीकार करें और दुनिया के सामने बताएं कि योगेश भी उनका बेटा ही है। यही आग वह दिल में लिए ये सब कुछ कर गया था। जबकि वे दोनों बाप बेटी बुत बने खड़े रह गए। वह निहारिका का बेटा था। निहारिका से उन्होंने प्यार किया था और निहारिका प्रेग्नेंट हो गई थी। गौतम साहब बहुत अमीर आदमी थे। निहारिका बहुत ही गरीब घर की थी। उन्होंने अपने प्यार के बारे में अपने पिता को भी न बताया और अपने पिता की पसंद की हुई लड़की से शादी कर ली। और गौतम यहाँ दिल्ली में शिफ्ट हो गए थे। उन्होंने गांव जाना ही छोड़ दिया। गांव की सारी ज़मीन उनके बड़े भाई देखा करते थे। और जब गौतम ने निहारिका को छोड़ दिया, ना ही उससे कोई कांटेक्ट किया, ना ही कोई बातचीत की। निहारिका ने अपने माता पिता की इज्जत बचाने के लिए उनके पसंद के लड़के से ही शादी कर ली। लेकिन निहारिका की किस्मत बहुत बुरी थी। 1 साल के बाद पता चला निहारिका के पति को कैंसर है। शादी के 2 साल के बाद निहारिका का पति इस दुनिया से जा चुका था। निहारिका के पति को ये नहीं मालूम था ये बेटा उसका ही है। ये बात उसके दिल में ही रह गई और निहारिका विधवा हो गई थी। जब गौतम 20 साल के बाद लखनऊ आए थे, जब गौतम के बड़े भाई का देहांत हो गया था, जब निहारिका उनको मिली थी, तब निहारिका ने अपनी कहानी बताई तो निहारिका को लेकर यहाँ आ गए थे, क्योंकि गौतम की पत्नी भी इस दुनिया से जा चुकी थी और गौतम साहब ने ये बात लकी से छुपा ली थी। लेकिन योगेश को ये बात पता चल गया था। गौतम उसके पिता हैं, तभी वह उनसे बदला लेने के लिए ये सब कर गुजरा था। वह चाहता था कि गौतम उसकी माँ को अपना ले और अपने बेटे को भी अपना ले, लेकिन वह दुनिया से छुपाकर इन दोनों को रखे हुए थे।
वे अपने और निहारिका के रिश्ते को कभी दुनिया वालों के सामने नहीं करना चाहते थे। उसने एक दिन गौतम और निहारिका को आपस में बात करते सुना था। तब से ही उसके दिल में ये आग उठी थी और ये बदला लेने के लिए वो ये सब कर गया था। उधर लकी सुहानी को ऑफिस में ले जाकर सबसे मिलवा चुका था। ये मेरी धर्मपत्नी है, मेरी और सुहाना की शादी हुई है, आज से इस फैक्ट्री की मालकिन भी है। लक्ष्य के दिल पर जैसे आग का गोला बरसा था, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाया था। आखिर वह क्या बोलता, क्योंकि वह उसके मालिक की पत्नी थी। वह एक मिडिल क्लास घर से था, वह इन लोगों से पंगा नहीं ले सकता था। वह चुप हो गया। अपने प्यार को अपने हाथों से जाता देख उसने लकी का ऑफिस भी छोड़ दिया था। ये थी लकी और सुहानी की प्रेम कहानी और पाखी और योगेश की प्रेम कहानी। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते जाएं।